अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है शंकर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइनीज डिप्लोमैट सेड आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया, इंडियाज कल्चरल डोमिनेंस। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के जो राजदूत हैं टू बांग्लादेश, जी हां, भारत में नहीं, जो चाइना के राजदूत हैं बांग्लादेश में, इन्होंने ये कमेंट कर दी कि मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूं। और यहां पर आप देख पाओगे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनकी ये स्टेटमेंट है ना कि बिग फैन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट इंडिया में पॉपुलर हो गई, बांग्लादेश में पॉपुलर हो गई। चाइना के सोशल मीडिया में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे एम्बेसडर ने क्यों दे दी, इनको ये सब बोलने की क्या आवश्यकता थी। और साथ ही साथ कई चाइना के लोग कह रहे हैं, देखो घूम फिर के बात तो इन्होंने ठीक ही कही है, इंडिया ने कई सदियों तक चाइना पर कल्चरली डोमिनेट किया है। तो बिल्कुल आज भी चाइना में कई लोग हैं जो इंडिया के कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं। और आगे चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश, इन्होंने ये भी ऐड किया कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और चाइना मिलके काम करें। हम इंडिया को, मतलब कि चाइना के लोग इंडिया को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये स्टेटमेंट आई है चाइना के टॉप ऑफिशियल की तरफ से एक ऐसे टाइम में जब जयशंकर साहब ने रिसेंटली, जो चीन के एम्बेसडर थे टू इंडिया, इनको जाने से पहले बहुत कुछ सुनाया। और अभी तक मोदी जी ने शी जिनपिंग को कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया थर्ड टर्म जीतने के लिए। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शी जिनपिंग को मिल चुकी है थर्ड टर्म। आने वाले 5 सालों तक शी जिनपिंग रहेंगे चाइना के प्रेसिडेंट। तो ना मोदी जी ने, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, किसी ने भी कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर अभी तक चाइना को नहीं भेजा है। तो इस वीडियो में जरा हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है चाइना को कल्चरली। और हर 5-6 दशकों में आप देखोगे एक चाइना का कोई एम्बेसडर, कोई बड़ा आदमी खुद ही बोल पड़ता है कि हाँ जी, इंडिया ने हमें बहुत डोमिनेट किया। नाउ ये आपके सामने फोटो है हु शी की। ये चाइना के बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर, इनके एम्बेसडर, यूएन में रिप्रेजेंट किया चाइना को। एक आप कह लीजिए बहुत ही बड़ी फिगर है चाइना की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में। इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सारी किताबें लिखी है, इनके कई स्पीचेस काफी फेमस हैं। इंडिया में वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस है। जब यूनाइटेड नेशंस में हु शी खड़े हुए थे एक बार, तब इन्होंने इंडिया के बारे में ये कहा था कि इंडिया ने कब्जा लिया था, कॉन्कर कर लिया था और फिर डोमिनेट भी किया चाइना को कल्चरली 20 सदियों तक। एक सदी में कितने साल होते हैं? 100 साल। तो 20 सदियां कितनी हो गई? ये कह रही है कि 2000 साल तक इंडिया ने कब्जा के रखा और डोमिनेट किया चाइना को विदाउट एवर हैविंग टू सेंड ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर, बिना एक सैनिक भेजे। पूरा आप कह लीजिए जो जिस तरीके से चाइना के लोग सोचते थे, जो रिलीजन ये लोग फॉलो करते थे, जो इनकी कस्टम्स थी, ये सब भारत से आ रहा था। ये चाइना के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने खुद कहा था यूएन में खड़ा होकर। और इस कोड को आप ऐसे गूगल करोगे तो आपको ये कोड मिल जाएगी। और इस कोड के पीछे रीजन भी आपको समझना होगा। बुद्धिज्म आप अगर देखो, बुद्धिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत से हुई। और फिर बुद्धिज्म पूरे एशिया में लगातार फैला, अफगानिस्तान से लेकर चाइना, फिर जापान, फिर आज के समय जो आसियान देश हैं, हर जगह बुद्धिज्म फैला भारत से। और चाइना में आज भी आप अगर देखोगे तो पुराने इनके पास रिकॉर्ड मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे, जहां पर बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी है। संस्कृत में वो टेक्स्ट है। तो ये भी हमको पता लगता है कि एक टाइम था 500 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में, जब भारत से बहुत सारे जो बुद्धिज्म के एक्सपर्ट थे ये चाइना में जाते थे, इनके एम्परर इनको बुलाते थे और फिर संस्कृत में चाइना के जो स्कॉलर्स थे उनको सिखाते थे इंडिया के स्कॉलर्स कि देखिए ये बुद्धिज्म के मेन टेनेंट्स हैं, इस तरीके से हम फॉलो करते हैं बुद्धिज्म में हमारे ये बिलीव्स हैं। तो चाइना में कई सदियों तक जो रिलीजन डोमिनेंट था वो भारत से ही आया था। भारत ने लिटरली चाइना को बताया कि आप रिलीजन फॉलो कैसे करते हैं। फिर उसके बियॉन्ड आप अगर जाओ तो आपने काफी बार शाओलिन कुंग फू के बारे में सुना होगा। तो शाओलिन कुंग फू की शुरुआत भी किसने करी थी? बोधिधर्मा ने करी थी। ये तमिलनाडु के सेज थे। ये 5th से लेकर 6th सेंचुरी के आसपास तमिलनाडु से होते हुए बहुत ही लंबी यात्रा करके पहुंचे चाइना में
और चाइना में जब लोगों ने इनको देखा तो लोग अपने आप इनके बहुत बड़े भक्त बन गए और बोधिधर्मा ने फिर चाइना में शाओलिन जो कुंग-फू है इसकी नींव रखी। आज भी आप देखोगे चाइना में आपको बहुत सारी श्राइन्स मिलेगी बोधिधर्मा की, और बोधिधर्मा को चाइना में ये लोग कहते हैं डामो। इवन जापान में भी आप अगर देखोगे तो बोधिधर्मा का कल्चरल इम्पैक्ट आपको दिखेगा। मैं आपको इम्प्लोर करूंगा कि जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो एक बार बोधिधर्मा के बारे में ऑनलाइन गूगल में कहीं सर्च करना, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में कभी लेके भी आऊं आपके लिए। और ये मत समझना कि कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल डोमिनेंस यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप ब्रिटानिका में जाकर देखो, जो ब्रिटेन की एक बहुत ही फेमस एनसाइक्लोपीडिया है, यहाँ पर कहते हैं कि जी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब की जानकारी भारत से होके ही चाइना में गई थी। हाँ, ये मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि ब्रिटानिका खुद अपनी वेबसाइट पर यह लिखती है कि जो ये इन्फ्लुएंस था ना भारत का चाइना पर, ये 15वीं सेंचुरी के बाद रुक गया। 15वीं सेंचुरी तक आपको पता होगा कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर आकर बस गए थे, और फिर 16वीं सेंचुरी से तो मुगल एम्पायर की प्रॉपर शुरुआत भी हो गई थी। तो 15वीं सेंचुरी तक इंडिया का एक बहुत ही डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस था चाइना के कल्चर पे, बिना वायलेंस किए। कोई सोल्जर नहीं भेजा, एक कोई लड़ाई नहीं हुई, मगर फिर भी चाइना के लोगों को हमने जीत लिया था। और ये जो सेम कोट है ना, ये राजनाथ सिंह जी ने भी एक बार मेंशन करी थी 2016 में। यहाँ पर आप देख पाओगे अप्रैल 15, 2016 का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है वी डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर ओवर 2000 ईयर्स। जो बात चाइना के एम्बेसडर हु शी ने कही थी, वही बात राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर दोहराई कि देखिए चाइना के लोग ये बात कह चुके हैं कि 2000 साल तक हमने डोमिनेट किया था चाइना को। मगर मैं आपको बता दूं कि हु शी जिन्होंने ये कॉमेंट दी थी, ये कोई उस वक्त चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इनकी जो कमेंट है काफी न्यूट्रल है। आज के समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, इस स्टेटमेंट से भी चिढ़ जाती है। जब राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दी थी 2016 में, उसके बाद चाइना का जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, ये बरस पड़ा राजनाथ सिंह जी पर। ग्लोबल टाइम्स ने खूब आलोचना करी राजनाथ सिंह की, और ये कहा कि आपको ये सब बातें बोलने की क्या आवश्यकता है, इससे लगता है कि इंडिया को घमंड है इस बात का, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हिस्ट्री थी, उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप इसको इतरा के क्यों बोलते हो। मगर मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, सूरज जब उठता है ना तो सबको दिखता है। सूर्य के प्रकाश को आप दुनिया से छुपा नहीं सकते। वैसे ही सच्चाई भी ना इवेंचुअली आपकी जुबान पे आई जाती है, चाहे आपको एक स्टेटमेंट से जितना कष्ट होता हो कि राजनाथ सिंह जी ने ये क्यों बोल दिया। चाइना का सरकारी मीडिया उस वक्त काफी गुस्सा था, मगर आज के समय आप फिर देखिए इतिहास का जो एक आपके सामने फैक्ट्स है जिनको आप इग्नोर कर नहीं सकते, वो देखते हुए, वो स्टडी करने के बाद जो चाइना के राजदूत हैं टू बांग्लादेश, ये बोल पड़े कि मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया का, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना मिलके काम करें। और मेरे हिसाब से देखिए, इंडिया में भी शायद ही कोई आदमी होगा जो चाहेगा कि बिना वजह चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी इंडिया और चाइना दोनों देशों में जिन लोगों ने पॉवर्टी में बिताए हैं कई सदियां, जिन लोगों ने वेस्टर्न पावर्स के जुल्म झेले हैं, वो लोग आप सोच कर देखिए कितना रिग्रेट फील कर रहे होंगे देखकर आज के समय कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हैं और इसका बेनिफिट हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना का अग्रेशन है इंडिया के अगेंस्ट और जो चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तानी टेररिज्म को, इसकी वजह से इंडिया और चाइना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे एशिया में। बट स्टिल चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, इवन दो अभी रिसेंटली क्या हुआ देखो, जो चाइना के राजदूत हैं भारत में, सन जिनका नाम है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया। ये वापस जा रहे थे चाइना में, जयशंकर साहब ने रास्ते में रोक लिया, बोला कि देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने में ना फ़ायदा हमारा भी है और आपका भी है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जयशंकर साहब ने ये कह दिया कि बॉर्डर पे स्थिति और ज़्यादा नॉर्मलाइज करो, इंश्योर करो कि जो टेंशन बिल्डअप हो गई थी वो इन द फ्यूचर नहीं होगी। इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं है, ये मत समझ लेना कि हम लोग चाहते हैं कि जी भैया चाइना से हम बच के रहना चाहते हैं। चाइना का भी भला इसमें ही होगा अगर इंडिया के साथ ये पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो मोदी जी ने बाकी क्वाड कंट्रीज़ के साथ मिलकर अभी तक शी जिनपिंग को कोई भी कंग्रेचुलेशन नहीं दी। जी हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्वाड कंट्रीज़ ने एक अच्छा स्टांस लिया है। ना जो बाइडन ने, ना एंथनी अल्बनीसी ने, ना किशिदा ने, ना पीएम मोदी ने, किसी भी क्वाड लीडर ने अभी तक शी जिनपिंग को कांग्रेचुलेशंस नहीं दी। शी जिनपिंग अकेले बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2017 में मोदी जी ने कांग्रेचुलेट किया था शी जिनपिंग को, वैसे ही कुछ मैसेज आएगा। मगर नहीं, कोई भी मैसेज इंडिया की तरफ से अभी तक नहीं भेजा गया। और वैसे आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग शी जिनपिंग को कांग्रेचुलेट भी नहीं कर रहे और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हम तो आपके फ़ैन हो गए, ऐसी क्या यहाँ पर बात हो गई।
देखिए रीजन यहाँ पर थोड़ा बहुत ये भी है कि चाइना इंडिया की इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं तो ऐसे समझ रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया चाइना का ट्रेड सिर्फ इसी साल, अभी जो साल खत्म भी नहीं हुआ, सिर्फ इसी साल में $100 बिलियन के ऊपर जा चुका है। और ट्रेड डेफिसिट जो है ना, ये $75 बिलियन के ऊपर जा चुका है। मतलब कि बेसिकली 75% हम परचेज कर रहे हैं चाइना से, सिर्फ 25% कर रहे हैं एक्सपोर्ट। और ये जो अभी अमाउंट है ना, ये साल खत्म होने तक आप अगर देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 120-125 बिलियन डॉलर के ऊपर चला जाए। रिकॉर्ड तोड़ रेट पर आज के समय भारत और चीन व्यापार कर रहे हैं। चाइना को बहुत बेनिफिट हो रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करके, तो ये बात भी मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी भावनाओं में ना बह जाएं, ये ना समझना स्टार्ट कर दे कि जी चाइना बहुत अच्छा है। इनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। ये लोग भी जानते हैं कि इंडिया की कंज्यूमर मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगी, आने वाले सालों में कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया चाइना का ट्रेड 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर के आसपास जा सकता है, जिसमें प्योर बेनिफिट होगा चाइना को। उस केस में भी अगर स्थिति ऐसी रही जैसे अभी के लिए है, तो उस केस में भी चाइना 250-300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा होगा इंडिया को, और इंडिया से परचेज कर रहा होगा सिर्फ 150 या फिर 100 बिलियन डॉलर की आइटम्स। तो उस केस में ये लोग फैन नहीं, ये लोग बहुत कुछ मतलब पिताजी वगैरह सब बोलेंगे हमको। तो ये सब बातें मैं आपको बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि समीकरण क्या है। कभी भी किसी स्टेटमेंट को लेकर ज्यादा भावुक मत हो जाना। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि वो पहले चाइनीज ट्रैवलर कौन से थे जो चाइना से इंडिया में आए थे? बहुत ही फेमस नाम है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, हु शीजिन, फाहिन या फिर इब्न बतूता या नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेज होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आराम से अटेम्प्ट करना यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा तो आइडिया था कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे पता था कि चाइना को बहुत कुछ दिया है इंडिया ने। या शायद ये कहें कि चाइना बहुत ज़्यादा ज़ेर असर रहा है इंडिया के करीब, बता रहे 15th की 16th सेंचुरी तक तो इन्हीं के ऊपर चल रहे थे। ये जैसा बहुत सारी चीज़ें ये प्रोवाइड किया करते थे तो वो सर्वाइव कर पा रहे थे। और बुद्धिज़्म के हवाले से हमें पता है, हमने एक डिटेल्ड वीडियो देखी थी जिसमें ब्रीफ किया गया था बुद्धा के बारे में और उनके बारे में बताया गया था। तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि वो चाइना गए थे, लेकिन थे वो बेसिकली इंडिया से गए थे। तो फिर अगर आप सबको पता है कि चाइना के यहाँ बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो समझे एक तरीके से उनका जो मज़हब है, उनका जो दीन है, वो भी इंडिया की ही देन है। फिर कल्चर्स को भी कितने सारे आपने देखा है कल्चर्स को फॉलो करते हैं, कल्चर्स को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वो ज़्यादातर कल्चर्स भी बेसिकली इंडिया से, साउथ से, तमिल से। आप अभी इन्होंने बताया कि बहुत सारे तो चीज़ें ऐसी हैं जो साउथ और तमिल की हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इतनी लंबी यात्रा करके चाइना गए थे। अक्सर हम जब बहुत पीछे सबसे पुरानी सिविलाइजेशन पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पुरानी सिविलाइजेशन है यहाँ की मिस्र की और चाइना की मिलती हैं। तो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी ज़्यादातर जो पूरी दुनिया में असर है, चाइना हमारे करीब था हिंदुस्तान के, तो चाइना में भी यूँ समझ लो कि सही मायनों में ज़िंदगी गुजारने के तरीके, खाना पकाने के तरीके, रहन सहन के तरीके, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गई हैं। तो मतलब उन्हें एक तरह से ये है कि यहाँ के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे पहले बाशऊर हो गए थे। उन्हें मतलब सबसे पहले शऊर आ गया था, तभी ये चीज़ें वहाँ गई। जैसे कंकू के बारे में कहा जा रहा है, मार्शल आर्ट के बारे में कहा जा रहा है, योगा के बारे में कहा जाता है, योगा के बारे में कहा जाता है, अच्छा मज़हब धर्म के बारे में, ठीक है ना, साइंस वगैरह के हवाले से कहा जाता है, मैथ्स के हवाले से कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें अगर उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती, उस पर काम नहीं होता, अगर इंडिया से वो ज़ीरो की मिसाल ले लें, अगर ज़ीरो नहीं होता तो मैथ्स कहाँ होता ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकली हैं, कहीं दुनिया तक गई हैं। लेकिन मज़े की बात यह है
कि जो भी लोग इंडिया में थोड़ा सा बाशऊर हुए हैं, हिस्ट्री पढ़ी है, नॉलेज हुई है, उन्होंने इस बात का धड़ल्ले से इजहार किया है कि हम पर इंडिया का असर है, या हम इंडिया को बड़ा पसंद करते हैं, या हम किसी ज़माने में इंडिया के रहमो करम पर थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी इशू को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अगर दो कंट्रीज़ में मामलात गड़बड़ होते हैं तो मगरिब जो है वो उसे खुशी होती है, वो फ़ायदा उठा ले। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दो कंट्री आपस में टेंस रहें, आपस में परेशानी रहे। और एक बात बहुत अच्छी बताई एस जयशंकर ने कि 75% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, 75%। तो 75% अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो फ़ायदा आपका है। 25% अगर हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी कुछ फ़ायदा हमें है, लेकिन आपका भी फ़ायदा है हालात सही होने में, तिजारत करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। तो बेहतर ये है कि हमें अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अच्छे तरीके से चलना चाहिए। और वैसे भी लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई टेंस, इन चीज़ों से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ना इंडिया कोई छोटी ताकत है, ना चाइना कोई छोटी ताकत है। शंकर ने बिल्कुल दो टोक कह दिया। उन्होंने कहा बॉर्डर्स के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ना मामला हैंडल कर लें और वहाँ पे अमन अमान हो जाए तो हमें आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। और जो पिछले दिनों हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर एग्जिस्ट करें, और वो ये चाहते हैं कि हम दोनों के मामला उस्तवार रहें। लेकिन देखिए जहाँ पे टेंशन की बात है, जैसे बॉर्डर, तो वो बार बार यही इसी तरफ तवज्जो दिलाते हैं उन लोगों की कि हमें आपसे और कोई शिकायत नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है हमारे, तो बस आप वहाँ पे जहाँ पे मसला है वो मसला ख़त्म करते हैं ताकि कोई मसला ना हो। दूसरी बात ये, अगर 100% में से 75% इम्पोर्ट करते हैं ये लोग, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। चाइना को इस बात को समझना चाहिए कि अगर एक बार को इंडियन मार्केट कट गई इनसे, या एक बार को इंडिया के बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने कोई सख्त फैसला कर लिया चाइना के खिलाफ, तो इनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि इंडिया एक छोटी मोटी मार्केट नहीं, बहुत बड़ी मार्केट है जो और इस चीज़ का मैं समझता हूँ चाइना को एहसास है। अच्छा, तो उसी वजह से ही तिजारत हो रही है। अच्छा, वो उनके जो राजदूत है उन्होंने कह भी दिया, आई एम द बिग फैन ऑफ इंडिया। तो वो इस बात से कतराए नहीं। और अगर किसी कंट्री का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है तो आप उसको मानो। अगर किसी कंट्री का आपके ऊपर पिछले वक्तों में डोमिनेंस रहा है तो आप उस बात को मानो। इसमें आप छोटे थोड़ी हो जाओगे। इसको सेलिब्रेट करो, इसको मानो, इसको अपनाओ, इसका एतराफ़ करो। अगर तस्वुर करें कि चाइना, अफगानिस्तान तक, यमन तक के कुछ इलाके, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, फिर यहाँ से बांग्लादेश, नेपाल, ये पुर्तगाल और चाइना, तो कितना बड़ा हिंदुस्तान था। बहुत बड़ा था। यानी कि यूँ समझ लो, अगर देखा जाए तो आधी दुनिया, सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो आधी दुनिया। और अगर आधी जो हिंदुस्तान का हमने पुराने वक्तों का नक्शा देखा है, अगर वैसा ही रहता और कोई सेपरेशन नहीं होती, कोई डिवाइड एंड रूल के तहत टुकड़ों में तकसीम नहीं होता, तो मेरे हिसाब से इंडिया होता। अभी वर्ल्ड में इंडिया का एक रोल होता, एक दबदबा होता। बिल्कुल, जो कोई नहीं टकराता। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये थोड़ा अरसा ये जो अंग्रेज़ों वाला ये वाला मामला ना होता, मुसलमानों का जो एक तरह से जो बाहर से आए थे, उन्होंने एकदम जुल्म किए, मासूमियत में मारे गए, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ बहुत ही एक वीडियो प्रॉपर इसमें थी मेरे ख्याल में। हाँ, देखिए हाँ ना, जिसमें पूरा एक इतनी आबादी होती, इतनी, मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, 14 के 16 देश थे, मुझे याद, ठीक है ना। नहीं, इतनी बड़ी आर्मी होती, इतने ज़्यादा एक GDP होती, इतना ज़्यादा ये होता, तो एक जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो प्रॉपर एक वीडियो है किसी ने बनाई थी, जो हम सोच रहे थे उसमें प्रॉपर। तो वाकई एक क्या कहते हैं, अपना जो सच है वो सच है, और बाशऊर लोग उसका इजहार करते हैं खुल के। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।